नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 5 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। और आज का सवाल कि योगी ओवैसी में फ्रेश राउंड बटेंगे वाला न्यू वर्जन आ गया। निराश ओवैसी यूपी आते ही बाबा पर टूट पड़े। आखिर क्यों? सीएम योगी ने फिर से बटेंगे कटेंगे का नारा दिया तो इस बार सबसे ज्यादा दिक्कत असदुद्दीन ओवैसी को हुई। ओवैसी यूपी में दलितों पर जुल्म गिराने लगे। ओवैसी बोले कि बाबा बोलते हैं बटेंगे तो कटेंगे, ठोक दो, गोली मार दो, बुलडोजर चला दो। सवाल कि ओवैसी ने यूपी में अपराध कम के नए आंकड़े नहीं देखे क्या? योगी ने 2017 के पहले और बाद में यूपी की कानून व्यवस्था को लेकर भी सपा पर हमला बोला। करेंगे डिबेट, लेकिन पहले इस रिपोर्ट को आप देखिए। उत्तर प्रदेश जहां पे और एक बाबा है, गोली मारो बटेंगे तो कटेंगे। ये सरकार दंगाइयों के सामने नाक नहीं रगड़ती। मैं बार बार कहता हूं कि बटेंगे तो एक रहेंगे तो। बरेली हिंसा के बाद योगी फोर्स का एक्शन जारी है। चुन चुन कर उपद्रवियों का इलाज किया जा रहा। आरोपियों पर बुलडोजर भी गरज रहा, साथ ही साथ योगी भी गरज रहे। इधर चुनावी मौसम आते ही योगी बनाम ओवैसी का चैप्टर ओपन हो गया। योगी ने एक बार फिर बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान को दोहराया तो भाईजान ने जबरदस्त पलटवार किया। आज इनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। अब केवल एक मुद्दा इनके पास बचा है और जिसको ये पहले भी करते थे, वो करते थे जातीय संघर्षों की स्थिति पैदा करना, आपस में लड़ाने की कुत्सित चेष्टा करना। इनकी इस मंशा को सफल मत होने दीजिए। मैं बार बार कहता हूं कि बटेंगे तो एक रहेंगे तो फिर हमें जातिवादी मानसिकता के लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना है। सीएम योगी का मैसेज साफ है। जातिपात और धर्म के नाम पर सियासत चमकाने वालों को आईना दिखाना। लोगों को ऐसी मानसिकता से बचने की सलाह दी। फिर जाहिर सी बात है कि ओवैसी भाईजान को टेंशन तो होगी। सुनिए कैसे ओवैसी का दर्द छलक गया। उत्तर प्रदेश जहां पे और एक बाबा है, गोली मारो बटेंगे तो कटेंगे। सबसे ज्यादा दलितों पर जुल्म उत्तर प्रदेश में हुआ। 15,100 के ऊपर केसेस यूपी में है, 15,000 केसेस। और बोलते हैं बटेंगे तो कटेंगे, ठोक दो, गोली मार दो, बुलडोजर चला दो। सवाल कि भाईजान को क्या हो गया? ये दर्द किसके लिए छलक रहा? बाबा का बुलडोजर चलता है तो सिर्फ माफियाओं और गुंडों पर, न कि कोई जाति धर्म विशेष को देखकर। बाबा के राज में जो भी कार्रवाई होती है वो बाकायदा कानूनी दायरे में की जाती है। फिर ओवैसी भाईजान किसके लिए आंसू बहा रहे हैं? सवाल कि क्या ओवैसी की भड़काऊ सियासत सिर्फ मोदी योगी विरोध के लिए है? ये अलग बात है कि गलतफहमी पालने वालों को सीएम योगी हार्ड एंड क्लियर मैसेज दे रहे हैं। प्रदेश में पर्व और त्योहार चल रहे हैं। आपने देखा होगा कुछ लोगों को गलतफहमी हो जाती है और गलतफहमी के रूप में उनको ये लगा कि जैसे सपा की सरकार के समय उनके द्वारा उत्सव के पहले और किसी भी पर्व और त्योहार के पहले दंगा कर दिया जाता था। यही कार्य डबल इंजन सरकार में करेंगे, लेकिन वे भूल गए सरकार बदल चुकी है। भाजपा की डबल इंजन की सरकार है। ये सरकार दंगाइयों के सामने नाक नहीं रगड़ती, बल्कि दंगाइयों को नाक रगड़वा करके पर्व और त्योहार के उत्साह को सुरक्षा और सम्मान के साथ आगे बढ़ाने का काम करती है। सीएम योगी के टारगेट पर उनके पूर्व की सपा सरकार है, जिसके मुखिया अखिलेश यादव हैं, जिनकी पार्टी को पत्थरबाजों में मासूमियत दिखती है, जो संभल को जलाने वालों की वकालत करते हैं। बवालियों का दुख बांटने के लिए संभल और बरेली जाने की जिद करने लगते हैं। लेकिन सीएम योगी ने उन्हें वो दौर भी याद दिलाया जब सूबे में गुंडा और माफिया राज था। जो 2017 के पहले भी लोग बोलते थे, लगातार इसके बारे में लोगों के मन में होता था कि देख सफाई बिटिया घबराई, देख सफाई बिटिया घबराई।
ये बात उस समय भी चलती थी और लोग ये भी कहते थे जिस गाड़ी में सपा का झंडा देखो होगा कोई सपा का गुंडा। यानी गुंडे और अपराधियों का, पेशेवर माफियाओं का जमावड़ा। एक तरफ भाईजान अपने उकसाऊ सियासत करने में जुटे हैं, यूपी में अब तक तो दाल नहीं गली तो बिहार में अपना लक आजमाने में जुटे हैं। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी जो जातिवादी सियासत करती है, जिन पर माफियाओं को संरक्षण देने के आरोप लगते रहे हैं, लेकिन योगी राज में चुन चुनकर माफिया राज का साम्राज्य बंद किया जाए। अभी हम लोग लखनऊ में एक आवासीय सुविधा देने जा रहे हैं। वहां पे जिन माफियाओं ने सरकारी जमीन पे कब्जा करके अपनी बड़ी बड़ी हवेली बनाई थी, हवेली हटा करके वहां पे हम लोगों ने गरीबों के लिए आवास बना दिए हैं और गरीबों को दीपावली के पहले हम गरीबों को आवास उपलब्ध करवाएंगे वहां पर। सवाल है कि क्या सीएम योगी की इसी पॉलिसी से विरोधियों को खतरा महसूस हो रहा? क्या यूपी की डबल इंजन की सरकार में बुलेट रफ्तार वाली इकोनॉमी से टेंशन हो रहे या 2027 का सपना देखा जा रहा? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। तो चलिए आप मेरी रिपोर्ट देखिए। आपका परिचय मैं आज के मेहमानों से करवाता हूं। अनिला सिंह, भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता। प्रोफेसर सौरभ मालवीय, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। धर्मेंद्र यादव जी, समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता। सतीश प्रकाश, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, बीएसपी को सपोर्ट करते हैं। और हाजी नाजिम खान है, एमआईएम के नेता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत आज नाजिम खान आपसे करता हूं। एकजुटता के नारे पर, अच्छा नाजिम खान नहीं है, मैं धर्मेंद्र यादव आपसे शुरू करता हूं। यह तो तय है कि 27 का चुनाव 17 के पहले क्या हुआ था, 17 के बाद क्या, और उसमें एक नारा और जुड़ेगा जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, बटेंगे तो कटेंगे फिर से। राकेश जी, मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ को बादाम खाने चाहिए ताकि उनकी याददाश्त अच्छी रहे। 2017 में उन्नाव की घटना भूल गए। जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, भाजपाइयों ने बिटिया का बलात्कार किया, उस बात को याद नहीं आता उनके। हाथरस की घटना में सामूहिक बलात्कार और हत्या हुआ 2019 की बात है, शायद आपको भी याद होगा। मुझे लगता है अपने रिपोर्ट में शामिल करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। बलरामपुर में सामूहिक बलात्कार हुआ और बिटिया की हत्या की गई, ये 2020 का मामला, शायद ये भी आपको याद होगा, ये लिस्ट में शामिल कर लीजिए। अलीगढ़ में सामूहिक बलात्कार हुआ बिटिया का, भाजपाइयों को देख के बिटिया को भागना चाहिए, भाजपाइयों को देख के बिटिया को अपनी अस्मिता बचानी चाहिए। अलीगढ़ में सामूहिक बलात्कार हुआ और हत्या हो गई, ये मामला 2019 का है। गोरखपुर में भी 2019 में सामूहिक बलात्कार और हत्या हुई। 2025 में वाराणसी, यानी कि माननीय प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र काशी, एक 19 साल की बिटिया का 23 लोगों ने 6 दिन तक लगातार रेप किया। योगी जी किस मुंह से अपने बोल रहे हैं कि भाजपाइयों को देख के बिटिया भाग रही है? शायद ये बात छुपाने के लिए बोल रहे हैं, सपा का नाम लेकर के। और काशी में जो IIT BHU की घटना है, वो कौन नहीं जानता? भारतीय जनता पार्टी के जिला के पदाधिकारियों ने बेटी की अस्मिता लूटी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री टेप लगाकर बैठे रहे और वो बलात्कारी जाकर मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार करते रहे। ये सूची अभी धर्मेंद्र यादव सुनिए सर, बताइए, कोई दिक्कत नहीं है, बताने दीजिए। नहीं बिल्कुल बताइए, मैं आपको भरपूर समय दूंगा और कभी निराश नहीं करूंगा। सुन लीजिए सर, 2 मिनट बोला ना आपने, एक काउंटर ले लीजिए, फिर बोलिएगा। आपने कहा ना बादाम खाने चाहिए, नहीं सर ठीक है सर। धर्मेंद्र यादव, थोड़ा बहुत बादाम आप भी खाया करिए, और अगर बादाम नहीं खाएंगे तो याददाश्त पर असर पड़ता है, जो आप कहने की कोशिश कर रहे हैं। आपके राज में, यूपी में कानून व्यवस्था को लेकर 5 तरीके के अपराधों में यूपी सबसे पहले नंबर 1 हो गया था। पहली बात, रुक जाइए सर, रुक जाइए धर्मेंद्र यादव, सुन लीजिए सवाल सुनिए सर, सवाल पूछ रहे हैं या फिर आप अपने हिसाब से डिफेंड करें? बात नहीं, मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा हूं, मैं बस फैक्ट को सामने रख रहा हूं। चूंकि आपने बादाम खाने की बात कह दी तो मैं थोड़ा सा बादाम का असर दिखाना पड़ेगा। सर रुक जाइए, आपने बादाम खाने की बात कही, आपको नहीं, 2000, हाँ नहीं ठीक है, इसीलिए दोनों पक्ष सामने रखना जरूरी है भाई। आपके ठीक है, आप अपने ऊपर मत लीजिए इसको। ठीक है, चलिए आपने सरेंडर कर दिया, मतलब मेरे बादाम खाने के आगे आपने सरेंडर कर दिया। मैं बादाम खाता हूं ये आप मान गए, आपने सरेंडर कर दिया धर्मेंद्र यादव। नरेंद्र मेरा नाम नहीं है, धर्मेंद्र नहीं, आपने सरेंडर कर दिया, और अगर सरेंडर नहीं किया तो मैं सरेंडर करवाऊंगा। नरेंद्र सरेंडर करते, या तो आप बोलिए कि हाँ मैंने आपकी याददाश्त पर सरेंडर कर दिया, और नहीं तो मैं आपको जो है याद दिलवाऊंगा। आप सुन लीजिए। नहीं सुन लूंगा धर्मेंद्र भाई, आपको भरपूर समय दूंगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बादाम का, अपने बादाम का असर दिखाऊं, या फिर आप मान सकते हैं कि हाँ आपके राज में क्या क्या हुआ था?
फिर आप बोलिएगा। मैंने योगी को बादाम खिलाने की बात कही और आप खुद खाने लगे। नहीं मैं तो पता चलती है कि भारतीय जनता अब चलिए का मुंह एक जैसा है। अब सुनिए सर, आप टैगिंग करते रहिए, मुझे उस टैगिंग का कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन 2016 में बुलंदशहर हाईवे गैंगरेप किसकी सरकार थी? मेरठ गैंगरेप 2013 किसकी सरकार थी? बदायूं में डबल रेप मर्डर 2014 किसकी सरकार थी? और कहिए तो और आंकड़े गिनवा दूंगा। इसके अलावा सांप्रदायिक तनाव की घटनाएं। हाँ चलिए बोलिए। अब सुन लीजिए, प्रयागराज में दलित को जिंदा जला दिया भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। ये है कानून व्यवस्था। आगरा में बेटी के साथ क्या हुआ? अंबेडकर नगर में बेटी की रेप करके हत्या कर दी गई। सीतापुर में बेटी की रेप करके हत्या कर दी गई। योगी आदित्यनाथ सो रहे थे। ये है कानून व्यवस्था। दरअसल भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचारियों और बलात्कारियों का गिरोह बन चुका है। इसलिए उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में कानून व्यवस्था सही नहीं हो सकती है। एनसीआरबी का आंकड़ा जो केंद्र सरकार जारी करती है उसमें कहा गया। अरे तो केंद्रीय सरकार जारी करेगी भाई, किसी पार्टी के हेडक्वार्टर से थोड़ी नहीं जारी होगा एनसीआरबी का आंकड़ा। अनिला सिंह रिप्लाई करिए। ये लोग कह रहे हैं कि आप लोग बादाम भारतीय जनता पार्टी नहीं खाती है मेरी, और बादाम वो अगर खाएं तो याददाश्त दुरुस्त हो जाएगी। अब सुनिए सर, 3-4 मिनट आपने बोला, सुनिए अनिला सिंह को। जी मेरी सभी को राम राम। और आज करवा चौथ है, सभी सनातनी सुहागनों को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। बादाम खाने की बात कर रहे हैं ना भाई, के करेंगे क्योंकि शहजादे साहब इनकी पार्टी की अध्यक्षता करते हैं, बिल्कुल नवाब साहब हैं, वो बादाम भी खाएंगे, वो काजू भी खाएंगे, है ना। बादाम और काजू खाने वाली बात तो समाजवादी पार्टी कर सकती है ना, शहजादे हैं ना वो। अखिलेश यादव जी तश्तरी में, सोने की तश्तरी में उनको पूरी पार्टी परोस के दे दी गई है, तो वो तो नहीं जानते हैं। पर हाँ ये साहब जरूर है कि जो गरीबों का बादाम होता है ना, मूंगफली, वो हम खूब चबाते हैं, वो खूब चबाते हैं और अच्छी तरीके से चबाते हैं। धर्मेंद्र यादव चुप रहिए, धर्मेंद्र यादव चुप रहिए भैया। मेरा आज करवा चौथ का व्रत है, निर्जला है, मेरे से इतना मत चिल्वाइए। मुझे मालूम है आप लोग सनातनी विरोधी हैं, हिंदू विरोधी हैं, परंतु इतनी शर्म तो कर लीजिए। एक सुहागन हूँ, निर्जला व्रत रखे हुए हूँ, मेरी बारी पे मुझे बोलने दीजिए, आपकी बारी में आप बोलिएगा ना। धर्मेंद्र भाई मैं बीच में आता हूं। अरे धर्मेंद्र यादव सुनिए ना, आप जब अनिला जी ने अपील कर दी कि वो व्रत से हैं, तो थोड़ा सा उनकी बात को सुन लीजिए, उनके व्रत का ही सम्मान कर लीजिए, उनका सम्मान नहीं करना है तो। और ये देख लीजिए कि वो बादाम खा रही है नहीं, उनकी याददाश्त कितनी दुरुस्त है, आपने चैलेंज दिया है तो। बोलिए अनिला जी। देखिए राकेश जी, मैं इस पार्टी के बारे में क्या बोलूं। 2013 के दंगे कोई भूले नहीं है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को और मुजफ्फरनगर को खासतौर से आग में झुलसाने वाले कौन? समाजवादी पार्टी। किस लिए? क्योंकि एक हिंदू बेटी के साथ मुसलमान लड़के जो हैं छेड़खानी कर रहे थे। जब उसके भाई गए उनसे बात करने के लिए कि तुम हमारी बहन को छेड़ते कैसे हो, और उनका कत्ल कर दिया गया। हिंदू जो हैं इतने मारे गए, और जब मुसलमान मारे गए और नामजद हुए जो मुसलमान, जब जिन्होंने हिंदुओं का कत्ल किया था, तकरीबन 111 थे, एक की भी गिरफ्तारी नहीं होने दी। ये जो आजम खान है ना, चिंदी चोर, इसका तो ऑडियो वायरल है कि किस प्रकार से पुलिस प्रशासन को कह रहा था कि किसी भी मुसलमान को हाथ मत लगाना। मैं यहाँ आंकड़े लेकर नहीं बैठूंगी, लेकर बैठ गई तो कार्यक्रम खत्म हो जाएगा, बाकी पैनलिस्ट को जो है ना मौका नहीं मिलने वाला है। तो 2013 की दंगे की शुरुआत समाजवादी पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने, समाजवादी पार्टी के सपोर्टर्स ने, समाजवादी पार्टी के वोट बैंक ने करवाई। और क्यों करवाई? क्योंकि बेटी को छेड़ रहे थे। ये समाजवादी पार्टी का चरित्र है। यहाँ जहां देखी बेटी वहीं पे इनकी लाट टपकने लग जाती है। अपराधी और सत्ता से बाहर है ना, 2017 में बाहर, 2022 में बाहर। तो क्या मतलब है? आपको लगता है कि यहाँ की बहू बेटियों को अकल नहीं है? आपके समय में अगर बहुत ज्यादा सुरक्षित वो महसूस कर रही थी तो दोबारा आपको वोट देती। आधी आबादी है मेरे प्रदेश की, हाँ हमारे प्रदेश की बहू बेटियों ने, माताओं ने अगर आप लोगों को वोट नहीं किया है, भारतीय जनता पार्टी को मेजॉरिटी में वोट किया है, तो साफ दिखाई देता है। ठीक है धर्मेंद्र यादव जी आप इशारा करते सर, मैं इनके बोलने के बाद आपको समय दे देता, लगातार बोलेंगे। एक तो अनिला जी की अपील आप नहीं सुन रहे हैं, आप इशारा करते लगातार बोलने नहीं देने से ऐसा थोड़ी नहीं हो जाता कि आपकी बातें ज्यादा नोटिस कर दी जाएंगी। बारी बारी से आप लोग बोलेंगे तो ज्यादा देश के लोग सुनेंगे, ज्यादा आपकी बात समझेंगे। और
राकेश भाई, और राकेश जी, मुजफ्फरनगर दंगे में राकेश किसी जी, भी हाँ, राजनीतिक राकेश दल जी, का ये कोई तो नेता statistics कन्विक्टेड बता नहीं रही है, है। आंकड़े भारतीय बता रहे जनता हैं, पार्टी का disposition अकेला of नेता विक्रम cases सैनी, जो खतौली का विधायक था, नहीं, उसको नहीं, सजा महिला हुई है प्राधिकरण माननीय का जो न्यायालय की तरफ disposal से। of cases ठीक, है, अच्छा ठीक है, मैं आता हूं आप लोगों के पास, आता हूं आप लोगों के पास। हाजी नाजिम खान, अरे रुक जाइए धर्मेंद्र यादव, प्लीज प्लीज। आप अगर डिबेट को दूसरी ओर लेकर जाना चाहते हैं सर, तो फिर वो आपके लिए ही मुश्किल खड़ी हो जाएगी, फिर आपको ही जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। हाजी नाजिम खान, अगर सीएम योगी ने कहा बटेंगे कटेंगे, तो इससे इस बार आपकी पार्टी के नेता को इतनी दिक्कत क्यों हो गई? हाँ राकेश भाई, यहाँ तो 80-20 की भी बात पिछली बार हुई थी। बटेंगे और कटेंगे की हमेशा इस तरीके का नारा लगाकर देश के अंदर जो एक माहौल क्रिएट किया जाता है, इससे देश को नुकसान होता है। और ये बता दीजिए भाई, हम तो हमेशा जोड़ने की बात करते हैं, देश के संविधान की बात करते हैं। और देखिए हमारे भाजपा की प्रवक्ता तो आज व्रत रखे हुए हैं, मैं इनको ज्यादा ऐसे सवाल नहीं करूंगा ताकि इनको परेशानी हो। और फिर भी मैं इनसे पूछना चाहूंगा, भाई आप देश के अंदर आखिर चाहते क्या? भाई बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब तो चाहते हैं कि देश के अंदर एकता अखंडता बनी रहे। आपने देखा था कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, भारत का नेतृत्व करने के लिए जो डेलीगेशन गया था, पूरी दुनिया के अंदर जो डंका बजा। नहीं, नाजिम खान, असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान के खिलाफ जिस तरीके से भारत की बात दुनिया तक पहुंचाई, उसकी हर कोई तारीफ कर रहा है। तो मिक्सअप मत करिए सर, इंटरनल पॉलिटिक्स को और देश के लिए क्या ओवैसी ने दुनिया में स्टैंड किया, इसको मिक्सअप मत करिए। उसके लिए ओवैसी की हर किसी ने तारीफ की, देश में कोई ऐसा नहीं है जिसने ओवैसी की तारीफ नहीं की। लेकिन मैं फिर सवाल दोहराता हूं, जो नारा एकजुटता का है, उस नारे से इतना डर क्यों लगता है? हाँ राकेश भाई, मैं बार बार इसी बात को कर रहा हूँ, क्या ये नारा जोड़ने की बात करता? भाई देश के नहीं, आपको क्यों बांटने का लगता है? ये देश को तोड़ने की बात है। उत्तर प्रदेश के अंदर क्या चल रहा है? अभी आपने देखा कि एक दलित को किस तरीके से मार दिया जाता है, दलित को। ये योगी बाबा का राज्य है, इसलिए उसको मार दिया जाता है। क्या दलितों की कोई जिंदगी नहीं है? दलितों को ऐसे मार दिया जाए, ये उसी तरीके से मार दिया जा रहा है जिस तरीके से अगला को एक धार्मिक नारा लगाते हुए मारा गया था। ये वही प्लीज हाजी नाजिम खान, अगर आप इस डिबेट को सर जानबूझकर किसी दूसरी ओर मोड़कर लेकर जाना चाहते तो मैं आज होने नहीं दूंगा। सतीश प्रकाश जी रुक जाइए। सतीश प्रकाश जी, आज एमआईएम के सुर बदले हुए हैं, ना सिर्फ ओवैसी के बल्कि यहां पर बैठकर हाजी नाजिम खान के भी, वो आज सबसे ज्यादा दलितों की बातचीत कर रहे हैं। नहीं देखिए राकेश जी, दिमाग बादाम खाने से नहीं बढ़ता, दिमाग बढ़ता है ठोकर खाने से। और मैं समझता हूं कि जीवन में एक दलित आदमी, एक गरीब आदमी, एक बेरोजगार आदमी ज्यादा ठोकरें खाता है। तो इसलिए बड़ी बड़ी कोठियों में बैठे हुए, है ना, बड़े बड़े व्यवस्थाओं में बैठे हुए लोग बादाम खाने से दिमाग पैदा कर ले, ऐसा होता नहीं है। देखिए कल जो घटना घटी, कल एक रैली रही, बड़ी शानदार रैली रही। तमाम जो युवा वर्ग भारत का, उत्तर प्रदेश का स्पेशली लोग निकले, लगभग 10,000 की भीड़ एक आशा के साथ लखनऊ की ओर बढ़ती है। और आशा उसे ये है कि जो वर्तमान सरकार है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि वर्तमान सरकार इतना सब करने के बावजूद भी कानून व्यवस्था की स्थिति उत्तर प्रदेश में बहुत बेहतर नहीं है। उसके कारण है, देखिए सरकारें बदलती है लेकिन पुलिसिंग व्यवस्था नहीं बदलती। यही पुलिस अगर बहुजन समाज पार्टी की सरकार में आती है तो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था बहुत बेहतर होती है। दूसरी सरकारों में चूंकि राजनीतिक दबाव डालते हैं, पुलिस को अपना काम करने नहीं देते, तो इसलिए कहीं ना कहीं पुलिस जो है वो फेल हो जाती है व्यवस्था संभालने में। रही जातिवाद की बात, तो जातिवाद इस देश में है। अगर आप देखेंगे, अगर उत्तर प्रदेश में बहुत सारी घटनाएं घटती हैं, लेकिन हरियाणा में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घट रही है कि वहां भी बीजेपी की सरकार है और वहां पे एक सीनियर आईपीएस व्यक्ति वाई पूरन कुमार का शरीर आज भी 4 दिन बाद भी अंतिम संस्कार के लिए तरस रहा है, क्योंकि उनको न्याय नहीं दिया जा रहा। वहां के वर्तमान डीजीपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका, लेकिन सरकार अभी उनको हटा नहीं पा रही। और कोई भी व्यक्ति, चाहे वो पुलिस का कितना भी बड़ा अधिकारी हो, जब तक वो वहां पद पे बना रहेगा वो कार्रवाई नहीं किया जाएगा। मेरा मानना यह है कि देखिए अभी हम जी सतीश भाई मैं आपसे 2 सवाल पूछता हूं, छोटा सवाल छोटा जवाब दीजिएगा। आपकी नजर में कानून व्यवस्था किसके राज में बेहतर, योगी राज में या अखिलेश राज में? नहीं, आपने मुझे ऑप्शन तो दिया नहीं ना। ऑप्शन दिया तो ये तो पूरे योगी सरकार, अखिलेश सरकार, बताइए।
देखिए पूरे उत्तर प्रदेश के किसी भी व्यक्ति से, इवन आप बीजेपी के व्यक्ति से भी अगर तुलना करेंगे, पूछेंगे, तो हर व्यक्ति ये कहेगा कि बहन जी की सरकार नहीं सर, अभी तो आप लोग सीन में ही नहीं है ना, अभी तो आप लोग सीन में ही नहीं है, अभी आज की डेट में अभी तो आप लोग सीन में ही नहीं है। तो आप बताइए, आपके पास ऑप्शन दो है, आपकी नजर में कानून व्यवस्था किसके राज में बेहतर, योगी सरकार में, अखिलेश सरकार में, किसके राज में बेहतर है? देखिए बहुत जल्दी समय है, अगले लगभग 15 महीने बाद उत्तर प्रदेश की व्यवस्था बदली है, उत्तर प्रदेश की एक बेहतर सरकार मिलेगी। सर जब मिलेगी तो बात करेंगे सतीश भाई, 1.5 साल बाद की डिबेट 1.5 साल बाद करेंगे सर, 1.5 साल बाद की डिबेट मैं आज नहीं करूंगा। मैं आज आपसे पूछ रहा हूं कि कानून व्यवस्था किसके राज में बेहतर, किसके राज में अपराधियों के मन में पुलिस को लेकर ज्यादा डर है? देखिए अगर सरकार की कार्रवाई जाति आधारित होगी, धर्म आधारित होगी, तो कभी भी सवाल का जवाब सर विश्लेषण नहीं, सवाल का जवाब विश्लेषण नहीं सतीश भाई जी। नहीं देखिए, आप मेरी बात को सुनिए, मैं कह रहा हूं, मैं आपके सामने 100% बिल्कुल कहूंगा, और यह बात कहने के लिए कह रहा हूं। देखिए मैं फिर ये कहूंगा कि अगर सरकारों की कार्यविधि उसकी जांच से हो। अरे सर मैं कार्यविधि पर नहीं सवाल पूछ रहा हूं सतीश भाई, मैं फिर दोहरा रहा हूं, कानून व्यवस्था किसके राज में बेहतर, अपराधियों के मन में किसके राज में ज्यादा डर? मैं कह रहा हूं उत्तर प्रदेश के किसी भी व्यक्ति से पूछेंगे, वो सीधा बोलेगा, पूरे देश में कहीं भी आप खड़े होकर के बोलेंगे तो हर व्यक्ति बताएगा कि बहुजन समाज पार्टी। अरे भाई बहुजन समाज पार्टी, आप आखिरी बार कब सत्ता में थे सर? बहुत समय बीत गया जी, उतनी समय की बात नहीं, 1.5 साल बाद आप लोग आएंगे तो 1.5 साल बाद की बात कर लेंगे। सौरभ मालवीय ये सतीश प्रकाश जवाब नहीं दे रहे हैं, तो क्या इसमें गुंजाइश तलाशी जा रही है कि ये जाति वाली सियासत को जिंदा रखा जाए? क्योंकि अगर जवाब दे देंगे तो बटेंगे कटेंगे, एक रहेंगे सेफ रहेंगे का नारा जस्टिफाई हो जाएगा, इसीलिए सतीश प्रकाश जवाब नहीं दे रहे। देखिए राकेश जी, उत्तर प्रदेश के स्वभाव को जरा समझने की जरूरत है। 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में ये सच है कि उत्तर प्रदेश में अंधेरे में कोई निकलता नहीं था, खास करके महिलाएं नहीं निकलती थी। ये सच है कि उत्तर प्रदेश में पश्चिम में घरों के बाहर एक घर बिकाऊ है, ये बोर्ड पढ़े जाते थे। ये सच है कि सोनभद्र और पीलीभीत यानी उधर 4 हिस्से में उत्तर प्रदेश को देखें तो चारों हिस्से में उत्तर प्रदेश एक प्रकार से जल रहा था। इस सच को नकारा नहीं जा सकता है। उस सच को 2017 के चुनाव में एक बहुत रोचक बात आई, और वो बात आई कि न जाति न परिवार, और वो डेवलपमेंट का नारा आ गया, विकास का नारा आ गया। उस विकास ने ये निश्चित तौर पर स्थापित किया है उत्तर प्रदेश में कि लॉ एंड ऑर्डर भी है, रक्षा भी है, सुरक्षा भी है। और आज आपका जो सवाल है कि बटेंगे तो कटेंगे, और उसमें जो अभी बात इन्होंने कहा कि 80-20 वाली, पिछले दिनों 2024 के लोकसभा चुनाव में एक रिपोर्ट रामपुर से आया, रामपुर से रिपोर्ट आई, बहुत महत्वपूर्ण राकेश, ये बात मैं बता रहा हूं। वह रिपोर्ट यह आई कि वहां प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी जितने प्रतिशत थे और जितने लोग थे वो विशेष एक जाति वर्ग भाई, आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट कर लीजिएगा। और विशेष जाति वर्ग के लोग थे, और वहां से उस समय चुनाव में मोदी यानी जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, तो प्रधानमंत्री को टोटल जो वोट मिले थे वो 2 मिले थे, 2। तो देखिए मुझे लगता है कि थोड़ा उत्तर प्रदेश के मिजाज को समझने की जरूरत है। अभी उत्तर प्रदेश की जनता ने, अभी उत्तर प्रदेश के लोग ने इस बात पर भरोसा किया है कि हाँ, उत्तर प्रदेश में कानून भी है, उत्तर प्रदेश में विकास भी है, और उत्तर प्रदेश। सतीश प्रकाश आप बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही थी, शायद अनम्यूट आपने म्यूट कर रखा था। नहीं, मैं ये सवाल फिर दोहरा रहा हूं कि आप मेरे सवाल का जवाब देने से इसलिए बच रहे हैं क्योंकि आपकी पार्टी शुद्ध तौर पर जाति सियासत करती है, और जाति सियासत अगर एकजुटता हो जाएगी तो फिर नहीं चलेगी जाति सियासत। और इसका असर हमने हरियाणा में देखा, महाराष्ट्र में देखा, बिहार में क्या होगा ये वक्त बताएगा, दिल्ली में हमने देखा, बहुत सारी जगहों पर हमने इसका एग्जाम्पल देखा है। देखिए मेरे नाम के साथ जाति नहीं लगी हुई, और मैं जातिवादी, हम जात से छुटकारा पाना चाहते हैं और हमको जाति मिटाने की बात करते हैं। ये तो बड़ा अजीब सा मामला है ना। नहीं, मेरा कहना ये है, नहीं, क्या आप जो है जाति सियासत नहीं करते हैं?
नहीं आप जातियों की सियासत आप नहीं करते हैं सर। पूरे उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार में मात्र 2 एनकाउंटर थे, कोई अपराधी वहां दिखाई नहीं दिया सर। क्यों नहीं दिखाई दिया? मतलब मैं जब जातीय सियासत पर सवाल पूछूंगा तो आप एनकाउंटर पर चले जाएंगे। मैं पूछूंगा कि किसकी सरकार में कानून व्यवस्था बेहतर, तो आप गोलमोल घुमाने लगेंगे। सर मैं कह तो रहा हूं, देखिए अगर सरकारें जाति देख करके कार्रवाई करेंगे, मनीषा सर अगर मगर नहीं, मैं कह रहा हूं आपकी पार्टी जाति सियासत करती है कि नहीं करती है? आपकी सियासत जातियों के आधार पर आगे बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है? जाति नहीं, हमको जाति मिटानी है। हम बाबा साहब के अनुयायी हैं, हम भगवान बुद्ध के अनुयायी हैं। तो फिर नहीं करना चाहिए कि ये दलित वोट बैंक है, ये फलाना वोट बैंक है, ये दूसरा वोट बैंक है। क्यों आप लोग ये टर्म लेकर आ जाते हैं सामने? सर किसी भी अंबेडकरवादी व्यक्ति से आप पूछेंगे, हम जाति का विनाश चाहते हैं, हम जातीय व्यवस्था को खत्म करना चाहते हैं, भारतीय व्यवस्था। आप जाति व्यवस्था को खत्म करना चाहते हैं, फिर भी दलित वोट बैंक सबसे पहले आप चिल्लाएंगे। समाजवादी पार्टी पीडीए का नारा देगी और कहेंगे कि हम जाति व्यवस्था को खत्म करना चाहते हैं। सर ऐसे जाति व्यवस्था नहीं खत्म होती है। उत्तर प्रदेश की जनता एक ऐसी सरकार ला रही है जिसकी ना कोई जाति होगी, ना उसका कोई धर्म होगा, वो मानवता पर आधारित होगी। पूरी उत्तर प्रदेश की जनता को एक बेहतर शासन देगी, लोगों को रोजगार देंगे, विकास के मायने के ऊपर पूरा तरीके से खड़ा उतरेंगे, हर व्यक्ति की सुरक्षा करेंगे। कोई व्यक्ति हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, दलित है, पिछड़ा है, अगड़ा है, हर व्यक्ति का सम्मान होगा। ये हो गया, ये कल बहन ने वादा किया है। ठीक। सौरभ मालवीय आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? छोटा रिप्लाई फिर आता हूं, फिर आगे बढ़ता हूं। नाजिम खान आ रहा हूं इसके बाद। सौरभ मालवीय। सतीश जी को सुन के लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में 2027 का मैनिफेस्टो बता रहे हैं। अभी घोषणा पत्र की जरूरत नहीं है, थोड़ा वेंटिलेटर से बाहर आना पड़ेगा इनको। बहन जी को सक्रिय होना पड़ेगा और वेंटिलेटर की स्थिति से बाहर तो पार्टी को निकलना पड़ेगा। इसलिए धरातल को थोड़ा मुझे लगता है ये बात हमें समझने की भी जरूरत है, चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो। उत्तर प्रदेश में अब जाति आधारित व्यवस्था समाप्त हो गई है, अब जाति आधारित वोट बैंक भी टूट रहा है, तो विकास की अवधारणा हर आदमी के बीच में आ रहा है। सतीश जी देखिए, आप जैसे पढ़े हुए लोग और अच्छे लोग, संभ्रांत लोग भी यदि इस जहर को इस तरह से रखेंगे तो मुझे लगता है कि समाज के लिए खतरा है। आपसे तो उम्मीद है, आपको सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन आप जैसे बुद्धिजीवी आदमी भी इस जहर को ऐसे फैलाएगा, ऐसे देगा, ये कहाँ तक उचित है? राजनीति होनी चाहिए, ठीक है, राजनीति होनी चाहिए। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। हाजी नाजिम खान, ये क्या आपकी पार्टी को लग गया है कि अब भाई ये धर्म वाला राग जो अलापते थे वो छोड़ना पड़ेगा, जातीय सियासत ही यूपी बिहार में आप लोगों का कुछ भला कर सकती है, कुछ स्थिति में ला सकती है? हाँ राकेश भाई, देखिए जिस तरीके से अभी मैंने दलित की बात करी तो यहाँ पर बहुत कि जिस तरीके से लखनऊ को, भैया ये बता दीजिए 6 कुर्सियां पड़ी हुई थी, 6 कुर्सियों पे वहां पर दलित, वहां पर मुस्लिम भी था, वहां पर ब्राह्मण भी था, ठाकुर भी थे, लेकिन वो कुर्सियां पीछे थी। तो भाई अब हम ये कहते हैं क्या ये सेकुलर पार्टी है, अब ये घोषित करेंगे कि हाँ देखिए आने वाले 2027 के अंदर मुस्लिम को मुख्यमंत्री चेहरा बनाएंगे। भाई क्या हिम्मत है इन लोगों के अंदर कि लेकिन ये मुस्लिमों की चाहिए इन लोगों को। मैं कह रहा हूं कि मैं नहीं डिबेट करना चाहता हूं, आप फिर आ गए इसमें, धर्म को आपने घुसाना शुरू कर दिया। तो पहले तय कर लीजिए सर, आपकी पॉलिटिक्स किस रास्ते आगे बढ़ेगी? धर्म के रास्ते आगे बढ़ेगी कि जातियों के रास्ते आगे बढ़ेगी? पहले आप खुद तय कर लीजिए। आप अपनी सहूलियत से चुनने लगते हैं, कभी कुछ। हाँ राकेश भाई, देखिए अगर दलित भाई को वोट लेते टाइम पे हिंदू की बात कौन करते हैं, लेकिन जब जैसे ही वोट ले लेते तो फिर वो दलित हो जाते हैं। ये जाति की बातें कौन करते? भाई हम जातियों की बात नहीं करते, हम देश हित की बात करते हैं। देश के जो आपने 10 बार यहाँ पर डिबेट में दलित शब्द का इस्तेमाल कर दिया। आपकी पार्टी के मुखिया आंकड़े गिना रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हम जातियों की बातचीत नहीं करते हैं। खैर, मैं आता हूं धर्मेंद्र यादव आपके पास। जो अभी पिछला आंकड़ा आया है एनसीआरबी का 2023 का, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देख सपाई बिटिया घबराई, 27 में भी कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा रहेगा, और आप तो सब कुछ उसी के इर्द गिर्द कर रहे हैं, चाहे रामपुर जाना हो, चाहे कुछ करना हो, या फिर मायावती ने जो रैली की। क्राइम रेट हो, बलवे के मामले हो, अपहरण हो, कोई भी मामला, वो नेशनल अपराध की जो दर है उससे कम रहा यूपी में। तो आप लोग इससे इनकार कर पाएंगे क्या?
राकेश भाई, अगर आपको योगी जी के आंकड़े और बयान ही पढ़ने हैं तो 84% अरे एनसीआरबी योगी के दफ्तर से नहीं चलता है। हाँ, वही बता रहा हूँ, वही बता फिर मैं कहूंगा कि आप बादाम नहीं खाते, आप बादाम दूसरों को खिला रहे थे, खुद नहीं खाते हैं आप। मैं समझता हूँ कि बादाम की आवश्यकता है आपको, मैं समझ रहा हूँ इस बात को, मैं भिजवाऊंगा, डिबेट खत्म होने को भिजवाऊंगा। इंडियन विटनेस 84% राइज इन कम्युनल रियार्ड्स इन 2024। ये भी रिपोर्ट पढ़िएगा कि 84% कम्युनल राइट्स बढ़ गए हैं भाजपा शासित प्रदेशों में। अब रही एनसीआरबी के आंकड़े की बात, महिला अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, दलितों के खिलाफ अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, बेटियों के खिलाफ अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर 1 कहां से लाए आंकड़ा? कहां से लाए खिलाफ उत्तर प्रदेश नंबर 1? आंकड़ा कहां से लाए? एनसीआरबी जो आप पढ़ रहे थे वही मैं भी तो बताइए ना आंकड़ा, पढ़ रहे थे, बताइए ना आंकड़ा रखिए ना, फिर अनिला सिंह रिप्लाई करेंगी। आंकड़ा वही तो बता रहा हूँ। साइबर अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, एनआरआई के साथ अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। आप भी अगर पढ़ लीजिए, मैं पढ़ रहा हूँ आपको। तो ये जो आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी के सामने एनसीआरबी का है, उससे उसको पर्दा हटा के देखना चाहिए कि कानून व्यवस्था के लिए क्या कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश यही है जहां पर अमेठी में दलित के गर्दन पर जूते से तब तक रगड़ा गया और मारा गया जब तक उसकी मौत नहीं हो गई। ऐसे अपराधियों के हौसले बुलंद क्यों हो रहे हैं? ठीक, अनिला सिंह संरक्षण मिल रहा है, अनिला सिंह बोलिए, हौसले बुलंद हो रहे हैं। ठीक, तो आपको ये समझना पड़ेगा। सुन लीजिए, मेरी बात आने दीजिए ना। यही देश है देखिए, जिसको ऐसा है नहीं, समाजवादी पार्टी के झूठे प्रवक्ता को जरा शांत कर दीजिए। राकेश जी, मैं आपको मतलब मैं क्या बताऊं, ये तो बादाम क्या खा ले, फिर भी झूठे हैं, झूठे ही रहेंगे। लाल टोपी की गुंडागर्दी खत्म नहीं हो पाएगी। देखिए, ऐसा है कि अभी उन्होंने कहा एनसीआरबी क्या आंकड़े बता रहे हैं भाई, सबसे ज्यादा जो है अपराध जो उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं भाई, ये भी तो बता दो कि सबसे ज्यादा आबादी किस प्रदेश की है? उत्तर प्रदेश की है। अब मैं आपको कंपैरेटिव एनालिसिस देती हूँ। अखिलेश यादव जी जो साहबजादे हैं, नवाबजादे हैं, जो अखरोट बादाम काजू खा के अपनी जिंदगी को चला रहे हैं, उनके समय पे से, और जो योगी आदित्यनाथ जी हैं उनके समय, अगर मैं अपराधों में कमी की मैं बात करती हूँ तो मर्डर में तकरीबन मोर देन 55% कमी आ गई है। ठीक है, डेकॉइटी में 80% कमी आ गई है, किडनैपिंग में तकरीबन 55% कमी आ गई है, 60% के करीब आ गई है, क्राइम अगेंस्ट विमेन में 40 to 45% कमी आ गई है। ओवरऑल जैसे आपने बताया, नेशनल अगर हम एवरेज लेते हैं तो नेशनल एवरेज में 25% कम है उत्तर प्रदेश में जो क्राइम रेट है। ये आप देखिए, मैंने जो एनालिसिस बताया है ये है योगी आदित्यनाथ जी और अखिलेश यादव जी की सरकार के कंपैरिजन में। अगर आप एवरेज निकाल लें, जो आईपीसी की जो ओवरऑल, क्योंकि मेरे सामने आंकड़े रखे हुए हैं, मैं हवाई बातें नहीं करती हूँ, अगर हम डकैती, लूट, इन सब का एवरेज भी निकाल लें तो ओवरऑल मोर देन 70% जो है क्राइम रेट में कमी आई है। अगर हम अखिलेश यादव जी की सरकार के समय के क्राइम से हमारे समय के क्राइम में कंपैरिजन करते हैं, तो किस मुंह से ये बात करते हैं? और पता नहीं कहां की खबर उठाकर ये बता रहे हैं कि अरे अखबार में निकला था कि कम्युनल दंगे जो बहुत बड़े। धर्मेंद्र जी रिप्लाई करिए, मैं फिर सवाल दोहराता हूं, आप जातियों की जो बातचीत कर रहे हैं 2013 के बाद, तो ये बार हमने हरियाणा के चुनाव में भी देखा, महाराष्ट्र के भी चुनाव में देखा कि इस नारे का असर क्या रहा। तो आप लोगों को डर लग रहा है बिहार में भी इसका लिटमस टेस्ट हो जाएगा इस नारे का, तो आप लोगों को डर लग रहा है कि इस नारे का काट निकालना अभी से शुरू करो। अच्छा है योगी आदित्यनाथ, राकेश भाई नहीं राकेश जी, डरे तो बेहतर है। योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत स्पष्ट कह दिया है कि जहन्नुम में पहुंचा देंगे, जहन्नुम में पहुंचा। बोलिए धर्मेंद्र यादव, अनिला जी धर्मेंद्र यादव को बोलने दीजिए, बोलिए धर्मेंद्र यादव, बोलिए। पार्टी की सरकार है। राकेश जी, 2024 के चुनाव में यही योगी आदित्यनाथ है जिन्होंने नारा दिया था, बटोगे तो कटोगे, ठोक देंगे, जला देंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने बड़े शालीनता से, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के आशीर्वाद से अयोध्या की सीट भी समाजवादी पार्टी को दे दिया। क्यों? क्योंकि इनके अहंकार है, और अहंकार का जो लक्षण है रावण का लक्षण है। तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर का जो रावणत्व है वो जिंदा हो गया है, इसीलिए वो कटने की बात करते हैं, ठोकने की बात करते हैं, मारने की बात करते हैं। ये उत्तर प्रदेश की जनता बहुत अच्छे समझ चुकी है, इसीलिए 33 सीटें जितवाया था उत्तर प्रदेश में 2024 में, तो नारा 24 में फेल हो गया था। अब फेल नारा लेकर के योगी आदित्यनाथ आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि उनके पास होने का कोई नारा नहीं है। एक बार रिसर्च टीम को दोबारा बोले, अनिला बहन से मैं रिक्वेस्ट करूंगा। अच्छा धर्मेंद्र भाई अनिला जी रिप्लाई करेंगे। अगर आप 2024 के मैंडेट को कह रहे हैं, सुनिए सर ना, सुनिए धर्मेंद्र भाई सुनिए, अगर आप 2024 में यूपी में जो मैंडेट रहा उसको ये कह रहे हैं
कि प्रभु राम का आशीर्वाद आपको मिल गया, रावणत्व उनके अंदर चला गया, तो 17-22 को लेकर क्या कहेंगे फिर? 17 हमारी सीटें कम है, ये तो मान रहे हैं। 22 में और उसके बाद जो आप सुन लीजिए, 17 में हमारी मतलब सीटें तब कम है, रावणत्व तो आप लोगों में था, 17 और 22 में रावणत्व तो आप लोगों में था, अब धीरे धीरे बीजेपी में जा रहा है, आप ये कहना चाह रहे हैं? मतलब आप बोल रहे बीजेपी में रावणत्व? नहीं, मैं तो आपसे पूछ रहा हूं ना। हाँ, जिसकी सीटें कम अगर रावणत्व तो आपके हिसाब से उनके अंदर आ गया, तो 17-22 में फिर आप लोगों के अंदर उसी परिभाषा के हिसाब से। जो भाई हमने तो कभी नहीं कहा हम राम को लाए हैं, हम राम को लाने वाले तो अपने बन नहीं रहे थे, हम भगवान राम से बड़े तो बन नहीं रहे थे। नहीं सर, आप तो आपके पार्टी के मुखिया को अभी तक मौका नहीं मिला अयोध्या जाने का, राम मंदिर जाने का। सांसद को तो बड़े अरसा लग गया उनको जाने में। खैर अनिला जी रिप्लाई करिए। देखिए, आज तो इन्होंने अपने आप मान लिया कि हम भगवान राम को नहीं लेकर आए, हमें भगवान राम से कोई मतलब नहीं है। इन्होंने मान लिया अगर भगवान श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है तो सनातनी हिंदुओं की तपस्या से हुआ है। और हलाल हिंदू के रूप में जो यहाँ पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, हलाल हिंदू के रूप में जो इनकी पूरी पार्टी चलती है और अध्यक्ष जी भी इनके हलाल हिंदू हैं, उन्होंने हर रोड़ा अटकाया राह में, सनातनी हिंदुओं की राह में कि भव्य राम मंदिर का निर्माण ना हो, पर फिर भी निर्माण हुआ। ये हलाल हिंदुओं की हार है और सनातनी हिंदुओं की विजय है। नहीं अनिला जी, बता दूं, एक चीज मुझे ऑब्जेक्शन है अनिला जी, एक चीज मुझे ऑब्जेक्शन है। ये हिंदुओं में भी पता नहीं है क्या, एक आप अलग परिभाषा लेकर आ गई। सतीश प्रकाश एक हलाल हिंदू, पता नहीं क्या ये टर्म है, मुझे तो नहीं समझ रहा। हाँ, मैं बता देता हूँ क्या टर्म है। हाँ। राकेश जी, मैं बता देती हूँ। देखिए, हलाल की स्टैंपिंग किस पे होती है? जो कि इस्लाम को मानने वालों के लिए। एक मिनट सतीश भाई 30 सेकंड दीजिए, 30 सेकंड दीजिए, आ रहा हूँ, 30 सेकंड दीजिए, बोलिए अनिला जी। हिंदू बैठे तो हुए हैं। हाँ भाई, हलाल का मतलब ये है, हलाल स्टैंपिंग होती है कि ये मुसलमानों के लिए उपयुक्त है, ठीक है। तो कांग्रेसियों को देख लो, टीएमसी को देख लो, समाजवादी पार्टियों को देख लो, 99% पार्टी जो इस देश में है, क्या कर रही है? अपने आप को मुसलमानों के लिए उपयोगी बना रही है। तो हुए ना हलाल हिंदू ये सनातनी हिंदू मतलब जो आपके साथ नहीं है। सतीश प्रकाश बोलिए, सतीश प्रकाश 30 सेकंड उपयोगी बनाते हैं। देखिए राकेश, जो सनातन के साथ नहीं है, जो सनातन के लिए रोड़ा। हाँ ठीक है अनिला जी, हो गया, समय कम है। सतीश भाई बोलिए। देखिए अनिला जी, अब हम यहाँ बैठ करके कुछ अच्छी विषयों के ऊपर बात कर सकते थे, लेकिन कहीं ना कहीं हमने वही बात करी। देखिए, चाहे बीजेपी हो या समाजवादी पार्टी हो, दोनों का डीएनए सांप्रदायिक है। अपने डीएनए के अनुसार ये देश में कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक माहौल बनाते हैं। जो पिछले 2 चुनाव हुए, 17 का चुनाव हुआ, 22 का चुनाव हुआ, इन्होंने उत्तर प्रदेश की राजनीति को हिंदू मुसलमान में बांटा, पॉलिटिकल पोलराइजेशन किया। लेकिन एक बात मैं कहूंगा, देखिए सतीश जी, बहन जी को किसने बचाया था जब समाजवादी पार्टी उनको जलाने वाले थे, उनकी हत्या करने वाले थे? चलिए, वक्त इतना ही है। अब इस नारे का क्या असर रहता है, नहीं रहता है, ये वक्त बताएगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तालिबान से पंगा लेकर पाकिस्तान ने